आगे बढ़ते हैं और शो का वो पड़ाव जहां पर अब दर्शकों को शामिल करना होता है हमारे शो में। और हमारे आज के मेहमान से मैं आपको मिलाऊं उससे पहले अगर आप भी हमें टीवी पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मौका है आपके पास अपने सवाल हम तक पहुंचाने का। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, हमें तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर भी अगर देख रहे हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स में आइए और अपने सवाल डाल दीजिए। आपके सवालों को जो है हम शो में शामिल करेंगे, न सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आपको रीच आउट करेंगे बल्कि यूट्यूब के सवाल भी शो में शामिल करेंगे, लाइव एक्सपर्ट से बात करवाएंगे। और अगर आपका फ़ोन नंबर हमारे पास है तो आपको फ़ोन पर जोड़ेंगे भी हमारे शो पे लाइव, और हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और क्या मेरे साथ मेरे पहले दर्शक संजय जुड़ गए हैं क्या फोन लाइन पर? संजय नमस्कार, क्या हालचाल? बढ़िया मैम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप संजय? उदयपुर से। आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक ब्लू चिप, HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडिसेस और PGM मिड कैप है। ये फंड्स हैं आपके। और 5 साल में आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए और 2 लाख पर मंथ SWP भी आपको करनी है 15 साल के बाद। राइट संजय? हाँ जी मैम। ऑलराइट। ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, ये आपने किसी से सलाह ली है या आपने खुद रिसर्च की है? मैम इसमें 2-3 फंड है, वो तो मैंने खुद से लिए हैं। एक HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडिसेस फंड है, वो मैंने वो टीवी पे आते हैं फिरोज अजीत जी, आनंद राठी वाले। हाँ, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया तो तब लिया था मैंने। चलिए ठीक है, तो आपका सवाल तो हम समझ गए हैं। विश्वजीत जी आपके पास आती हूँ मैं, बताइए इनके लिए क्या सलाह होगी। और तमाम फंड्स में से एक जो HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडिसेस फंड है, शायद इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी भी दे पाए ताकि तमाम दर्शकों को भी समझ में आए कि इस तरह के फंड को शामिल करना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल कविता जी। संजय जी, आपने काफी अच्छी प्लानिंग स्टार्ट करी हुई है और काफी अच्छी अमाउंट की SIP भी कर रहे हैं। जो आपका गोल है वो भी एम्बिशियस है, करीब करीब 5 करोड़ रुपए आपको चाहिए 15 साल में। तो अगर मैं 12% की रिटर्न CAGR लेके चलता तो करीब करीब 1,05,000 के करीब आपको SIP चाहिए हर महीने, ताकि आप अपने लक्ष्य करीब पहुंच पाए। जो आपने फंड्स ले रखे हैं, अगर मैं एग्जिस्टिंग फंड्स को देखूं तो करीब करीब ओवरऑल पोर्टफोलियो में 11% का एक्सपोजर ग्लोबल इक्विटी का है। और इसके अलावा 33% के करीब आपके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को रिस्की बना देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन तो देते हैं पर थोड़ा सा रिस्की बना देते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, जो आपने HDFC वाला फंड दे रखा है, डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड, आप इसमें से आप कुछ अमाउंट 8,000 से 4,000 कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है जो आपको ऑलरेडी ग्लोबल इक्विटी का एक्सपोजर देता है। तो इससे ज्यादा क्या आपको एक्सपोजर की आवश्यकता नहीं है। ये एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जाता है ग्लोबल इक्विटी फंड। और आप देख भी रहे होंगे कि आजकल ग्लोबल इक्विटी मार्केट की बहुत अच्छे हालात नहीं है, हमारी डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट काफी अच्छा बिहेव कर रही है उनकी कंपैरिजन में। तो इसके मेरे को लगता है कि इसमें से अपना थोड़ा सा एक्सपोजर आप कम करें और इसी 4,000 को आप ICICI के एक वैल्यू डिस्कवरी फंड में डालें, क्योंकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैं देख रहा हूं कोई वैल्यू स्टाइल फंड नहीं था। तो इसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इसके अलावा आपने जो फंड ले रखे हैं, जो स्मॉल कैप है, इसमें से भी आप कम कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप जो आपने ले रखा है उसमें से भी आप अमाउंट आधी कर सकते हैं और इसकी जगह आप कोई अच्छा मिड कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ऐसा करने से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाएगा और काफी डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, और जो थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रखा है वो भी कम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो आपने SWP की बात करी है, क्योंकि वो आपको 15 साल के बाद चाहिए, इसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, जो आपको रेगुलर इनकम चाहिए हो तब आपको ये इस फीचर का आप उपयोग करते हैं। तो ये 15 साल के बाद जब आप मार्केट सिनेरियो देखेंगे, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस समय उस पर डिपेंड करता है। और उस समय उस फंड का चुनाव करके आप 2 लाख रुपए का जो आप SWP चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी चेंजेस करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे और रिस्क भी काफी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया विश्वजीत जी, आपने काफी विस्तार से संजय को सलाह दी है। और संजय, अगर आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, क्या आप विश्वजीत जी से कुछ पूछना चाहते हैं? मैम इसमें कुछ अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा क्या? जैसे वो बोल रहे हैं 1,05,000, तो किस में करना पड़ेगा SIP और स्टार्ट? आपकी क्षमता फिलहाल बढ़ाने की है?
हाँ बिल्कुल बढ़ा लूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। विश्वजीत जी, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल बढ़ा लेंगे बोल रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल संजय जी, अगर आप अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। इसके अलावा एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आप चुनाव कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप निवेश कर सकते हैं। एक फंड आप फोकस्ड कैटेगरी से भी ले सकते हैं, एचडीएफसी फोकस फंड ले सकते हैं। तो ये 7-8 फंड मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाई कर देंगे। आपको बहुत सारे फंड्स की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं 7-8 फंड्स में आप निवेश करते रहें, बढ़ाते रहें, और हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तब भी आप बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने गोल के और जल्दी करीब पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट संजय। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर बालाजी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? Yeah, I'm doing good. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद से। ऑलराइट। मिस्टर बालाजी, आपका सवाल हमारे पास है। आप म्यूचुअल फंड में 2012 से इन्वेस्ट कर रहे हैं और तमाम एक्टिव स्कीम्स हैं आपकी, और अच्छा खासा रिटर्न भी मेरे ख्याल से आप कमा रहे हैं, 12% के आसपास का। और ये बताएं, अब जो आपने सवाल हमसे पूछा है, इसमें और कोई एडिशन है आपका? सेम क्वेश्चन है बेसिकली, लाइक डिसकंटिन्यूड जो स्कीम्स है उसको कैसे एक्टिव स्कीम्स में, आई मीन जो भी फंड्स उसमें है तो उसको कैसे ट्रांसफर करना है विथ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये 10 स्कीम्स हैं आपकी? या डिसकंटिन्यूड वाले 10 है अभी। अभी इनमें कुछ आप निवेश नहीं कर रहे ना? अभी नहीं, एसआईपी बंद है उसमें। क्या आपको पैसों की जरूरत है फिलहाल? अभी तो जरूरत नहीं है, उधर छोड़ सकता हूँ, बट मुझे कंसोलिडेट करना है कि इतने सारे फंड्स हो गए अभी। दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट माय मिस्टेक एंड देन पुट ट्रांसफर इट टू द एक्टिव स्कीम। ओके, मेरे ख्याल से आपने अच्छी लिस्ट दे दी है। उन फंड्स की भी आपने लिस्ट दी है जो अभी चल रही हैं, जिनमें एसआईपी आप कर रहे हैं, वो भी फंड्स हैं जहां पे आपने निवेश रोक रखा है। तो इस पूरे पोर्टफोलियो को देखते हैं। विश्वजीत जी, पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना भी करती हूँ बालाजी की, कि उन्हें समझ में आया कि ओवर डिवर्सिफाइड थे और इसीलिए उन्होंने खुद अपने आप से फंड्स कुछ बंद कर दिए और एक दूसरा पोर्टफोलियो बनाया जहां पे एक्टिव स्कीम्स रखी हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप थरली इनके पोर्टफोलियो को देखें, और जहां पे इन्होंने एक्टिव स्कीम्स में अभी निवेश बरकरार रखा है वो भी, और जहां बंद कर दिया है वो भी। क्योंकि अगर जो बंद कर दी स्कीम्स है उनमें से अगर आपको लगता है कि कुछ शुरू की जा सकती हैं विश्वजीत जी, तो उसकी भी सलाह आप इनको दीजिएगा, बताइए। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। इनके पास करीब करीब 8 एक्टिव फंड्स हैं और 10 फंड्स हैं जिनको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देखूं और कोई 7-8 फंड्स को चुनाव करूं, तो इनके 8 एक्टिव फंड्स में बालाजी आपको 3 फंड्स वहां से स्विच करने पड़ेंगे, या आप उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा वहां पे। ये 3 फंड्स की हम परफॉर्मेंस देखें या कुछ कुछ ओवरलैप भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो 3 फंड्स जो आपको छोड़ने हैं एक्टिव फंड में से, वो है कैंडर रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिरई एसेट लार्ज कैप फंड, और पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 3 फंड आपको छोड़ने हैं आपके एक्टिव फंड में से। अब आपके जो फंड जिसमें आप डिसकंटिन्यू है, उसमें कुछ नवरत्न है, कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनको आप रिकंसिडर कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा से। वो 4 फंड्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो 4 फंड आपको लेने हैं जो आपने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, 3 फंड आपको अपने एक्टिव में से स्टॉप करने हैं, और ये सब मिला के जो 7-8 फंड का पोर्टफोलियो बनेगा, वो बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए इससे आपका एक डाइवर्सिफिकेशन भी है और रिटर्न्स के पोटेंशियल भी काफी बढ़ जाते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आपको इन फंड से निकलना है और एक्टिव फंड्स में आना है, तो मेरे हिसाब से आपको देखना है कि एक तो इसमें ईएलएसएस फंड है, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर 3 साल पूरे हो गए हैं तभी आप उससे निकल सकते हैं। जो बाकी 4 फंड्स मैंने बताया और 4 फंड्स मैंने बताया कि आप उसमें कंटिन्यू करें, उसके अलावा जो फंड्स हैं उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप कैपिटल गेन जब आप सारा रिडीम करते हैं, तो 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन जो भी होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर 1 साल से ऊपर हो चुका है
तो ना तो कोई एग्जिट लोड देना है, और जो टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो है केवल 10%। तो ये कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा। तो बेटर है आप जितनी जल्दी इसका डिसीजन लें, ताकि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, और थोड़ा सा टैक्स अगर आपको देना भी पड़े तो दें, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो ओवरऑल बनेगा, ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनेगा। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी बालाजी, कि आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को चेंज करें, और जो जो फंड स्टॉप करने को बोले हैं वो स्टॉप करें, और जो 4 फंड्स डिसकंटिन्यूड है उनको कंटिन्यू करें। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपको फंड वाइज सलाह दे दी है। अगर फंड्स में से कौन में से निकलना है, किन में आपको रहना है, वो समझ में नहीं आया तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप YouTube पर हमारा ये शो देख लीजिएगा। उसके अलावा कोई सवाल पूछना है बालाजी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत दर्शक और भी हैं जो फोन लाइन पर मेरे साथ हैं और सवाल पूछना चाहते हैं विश्वजीत जी से। बताइए बालाजी। नो मैम, थैंक यू वेरी मच, मुझे समझ में आ गया पूरा जी, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विश्वजीत जी मेरे साथ बने हुए हैं, और साथ ही YouTube पे बहुत दर्शक है देखिए जो अपने सवाल छोड़ रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो भैया आपके भी सवाल हम शामिल करेंगे ना इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाती हूँ और फिर सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और शो का वो पड़ाव चल रहा है जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में कर रहे हैं, भले ही वो सवाल व्हाट्सएप पर आए हों या YouTube पर आए हों। जवाब दे रहे हैं विश्वजीत पराशर जो मेरे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत जी, अगला सवाल हमारे YouTube के दर्शक प्रवीण देशमुख का पूछूंगी आपसे, और 20 लाख रुपए इन्हें इन्वेस्ट करने हैं 4 साल के लिए, और इनका इकलौता मकसद इस निवेश से ये है कि भैया फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमाई होनी चाहिए शादी के लिए, 4 साल के बाद इन्हें पैसे चाहिए और धूमधाम से शादी करनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है वरना मैं बहुत गप्पे मारती इनके साथ और पूछती कि शादी कैसे करना चाहते हैं, क्या ख्वाब है इनके। देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि अपने पैसों से शादी करना चाहते हैं। इन्होंने अपने लिए एक बजट रखा हुआ है, और द ग्रेट इंडियन वेडिंग या फैट इंडियन वेडिंग्स की हम बात करते हैं, जहां पर बिल्कुल पानी की तरह जो है वो पैसे बहाए जाते हैं, ठीक है। वहां पर उसके एवज में प्रवीण साहब हैं जो बिल्कुल बजटेड शादी कर रहे हैं। बस फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमाई करवा के दे दीजिए विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, मैं भी उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो अच्छी शादी हो, उनकी अच्छा पार्टनर मिले, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और जो फिक्स डिपॉजिट की बात करी इन्होंने, क्योंकि इनका अभी 4-5 साल का समय है, तो ये एफडी से अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी अच्छे इक्विटी सेविंग फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें रिस्क जो है बहुत कम होता है, क्योंकि वो 3 एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में इक्विटीज में भी निवेशित होता है, बॉन्ड्स में भी निवेशित होता है, और आर्बिट्राज में भी होता है। तो ये तीनों में जब डाइवर्सिफाई हो जाता है तो रिस्क काफी कम हो जाता है, और इसके रिटर्न्स जो रहे हैं वो एफडी से काफी अच्छे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये रहेगा, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो जो आपका टैक्स ब्रैकेट है, सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये इसमें इक्विटी सेविंग्स फंड्स में आपको इक्विटी का टैक्स इंप्लीकेशंस मिलता है, तो आप अगर 1 साल से ज्यादा निवेशित रहते हैं तो आपको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, जो केवल 10% है। तो आपको टैक्स का भी लाभ होगा, और जो रिटर्न्स है वो फिक्स डिपॉजिट से बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और रिस्क भी उसमें उतना ही है जितना फिक्स डिपॉजिट में होता है। तो मेरे हिसाब से आप एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये दोनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं। आप 10-10 लाख इसमें निवेश करें, और 3-4 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं और आपका टैक्स भी काफी कम लगेगा। प्रवीण देशमुख जी, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और उम्मीद करते हैं कि ये प्लानिंग आपके काम आए और जिस भी तरह की शादी आपने सोची हुई है वो आप कर पाएं। ऑल द बेस्ट। एक और सवाल है यूट्यूब के हमारे दर्शक का, लेकिन उससे पहले चलिए रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, निवेश गुरु मंत्र विश्वजीत जी, आज आपने क्या हमारे दर्शकों के लिए चुन के निकाला है?
जी बिल्कुल कविता जी, मैंने ऐसा देखता हूँ कि अगर अच्छा निवेशक आपको बनना है तो अपने स्वभाव को जानना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप किसी मॉल्स में जाके, मार्केट में जाके इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छे सलाहकार की मदद लें, क्योंकि आप इम्पल्सिव अगर इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी फंड आपने चुन लिया, कभी किसी ने बोला बिटकॉइन में निवेश कर दो, किसी ने बोला क्योंकि स्मॉल कैप अच्छे चल रहे हैं तो इसमें निवेश कर दो, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। और जैसे कि अभी थोड़े दिन से मार्केट करेक्शन फेज में है, तो किसी ने बोला आप इस फंड से एग्जिट कर जाओ, तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए काफी हानिकारक रह सकता है। तो आप अपने स्वभाव को समझें, अगर इम्पल्सिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल रोक दें और किसी अच्छे सलाहकार की मदद लें। बिल्कुल, और खासतौर से जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें तो आपको बहुत ही ध्यान देना है, बिल्कुल खुले हाथों से शॉपिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं या अगर ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि लंबी लंबी लिस्ट बनाकर रखते हैं, तो अभी ही समय है, संभल जाइए, अपनी कमाई, अपने खर्च, अपने निवेश में थोड़ा सा संतुलन लाइए। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो रोजाना बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर देखिए विश्वजीत जी और इनके साथ तमाम पैनलिस्ट हैं जो आपकी आर्थिक जिंदगी में फिजूल खर्ची करने से आपको जरूर बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी सवाल विश्वजीत जी लेना चाहूंगी चेतन शाह का। ये भी यूट्यूब से ही अपना सवाल हमें इन्होंने भेजा है और मल्टी एसेट फंड को लेकर है आईसीआईसीआई के, और लगभग 1,25,000 रुपए रखा हुआ है जिसकी वैल्यू लगभग 1,70,000 रुपए के आसपास हो गई है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका इन्हें क्या करना है, इन पैसों को क्या ये और निवेश कर सकते हैं जहां पे इनकी और कमाई हो? देखिए, अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की बात करें तो ये अपने कैटेगरी में कविता जी टॉप क्वार्टाइल फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और बहुत अच्छे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स रही हैं। इस फंड को अगर समझे तो ये 3 एसेट क्लासेस में निवेश करता है, इक्विटी, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। कमोडिटीज में ज्यादातर गोल्ड में निवेश करते हैं और किसी भी समय पे 10% ये तीनों एसेट क्लासेस में निवेशित रहते हैं। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी चेतन शाह जी को कि ये इसमें बिल्कुल बने रहें, काफी अच्छा फंड है। ओवरऑल एसेट एलोकेशन जिसे हम कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है और डाइवर्सिफिकेशन भी है, तो बिल्कुल इस फंड में आप निवेशित रह सकते हैं। तो चलिए, चेतन शाह को ये सलाह आपने दी और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। विश्वजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते नियमानुसार मैं छोड़ जा रही हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आपके सवालों का, क्योंकि हम आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए झटपट अपने सवाल मुझे 9619873567 हमारा नंबर है, जहाँ पर अपने सवाल भेज सकते हैं। अच्छा, YouTube पर भी अगर हमें देखते आए हैं तो पुराने शोज भी देखिए, नए शोज भी देखिए, सवाल भी पूछ लीजिए लगे हाथों। कमेंट बॉक्स पे इंतजार रहता है आपके सवालों का। शो पे आपके सवालों को शामिल करते हैं, लाइव एक्सपर्ट से भी बात करवाते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।